नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को स्टैट्स के बेसिक क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल भी होते हैं और मिक्सचर भी होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अदर सब्जेक्ट के साथ इसका अटैचमेंट रहता है। अब जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ये पूरी तरीके से आ गया है कि बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने ही होने हैं, तो उन बच्चों के लिए जो अचानक से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस हम कैसे कराएंगे, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो कि आपके जैसे एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी में काम आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, तो आइए इन्हीं को डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से सही आंसर होगा गॉटफ्राइड। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, तो भी आप यही आंसर देंगे गॉटफ्राइड का। ठीक है, तो यही सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं, यही इसके जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी एक क्या है, कला है या विज्ञान है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोनों है। थर्ड क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के किस शब्द से हुई। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन अलग अलग लैंग्वेज में ये तीनों ही हैं, बट यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है जर्मन भाषा में किस शब्द से हुई। अगर जर्मन की बात आती है तो हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक को टिक करेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है इटालियन तो हम स्टैटिस्टा को टिक करेंगे। अगर ग्रीक पूछा जाता है तो स्टेट को टिक करेंगे। ठीक है, बट हमसे जर्मन भाषा पूछा गया इसलिए हम स्टैटिस्टिक के साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है शैक्षिक प्रशासन हेतु, शिक्षण विधि के मूल्यांकन में, शिक्षा के अनुसंधान, मतलब अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, तो आप रिसर्च में भी कर सकते हो। ठीक है, इसके इवेल्युएशन भी कर सकते हो और शैक्षिक प्रशासन में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन आ जाएंगे, मीन्स उपर्युक्त सभी। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सांख्यिकी के विकास में किसने योगदान दिया। अब देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं, अब अगर यहाँ पर ये ऑप्शन ना होते तो आपको बता दें ईमानदारी से कि ये हमें भी नहीं मालूम था इसका सही आंसर। बट कोई कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर खुल के कह रहे हैं भैया हम नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात ये तो फिलोसफर्स हैं, तो ये तो होने की संभावना ही नहीं है। तो बचे हुए क्या, बर्नौली महोदय क्या है जो इनके विकास में योगदान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री को कॉलमों एवं कतारों में क्रमबद्ध करने की पद्धति को क्या कहते हैं। वर्गीकरण, सारणीयन, निर्वचन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सारणीयन, मतलब सारणी बनाई जाती है कॉलम और कतारों के आधार पर, इसकी सारणी मीन्स टेबल बनाई जाती है, टेबुलेशन कहा जाएगा। सारणी बनाना एक सामाजिक कार्य है, समाज से कोई मतलब नहीं इसका। आर्थिक कार्य है, आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। तकनीकी कार्य है, यही इसका सही आंसर है। मतलब कभी कभी हम लॉजिक लगा करके आंसर निकाल सकते हैं, ये नहीं सोचना है कि हमको नई चीज़ आ गई। दिमाग लगाइए, कभी कभी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो खुलकर कह देते हैं कि हाँ बाकी के नहीं हो सकते, हम ही हो सकते हैं। वर्ग विस्तार ज्ञात करने का सूत्र। अब वर्ग विस्तार का मतलब हो गया जो कि आपका क्लास इंटरवल दिया होता है, उनके डिफरेंस सेम होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं, है ना। तो L1 प्लस L2 हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर हम L1 जो होता है वो मेरा छोटी संख्या होती है, L2 हमारी बड़ी संख्या होती है, तो L1 माइनस L2 नहीं करेंगे, L2 माइनस L1 करेंगे, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, महाविद्यालय के छात्रों का शहरी एवं ग्रामीण 2 वर्गों में वर्गीकरण क्या कहलाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा। अगर इस गुणात्मक को हम अंक प्रदान कर देंगे तो वो हमारा संख्यात्मक बन जाएगा। मीन्स अगर क्वालिटी को हम क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, मार्क्स देकर करते हैं, तब हमारा संख्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। मध्यमूल, वर्ग आवृत्ति, वर्गांतर आकार। सही आंसर हो जाएगा वर्गांतर
आकार कि हमारा क्लास इंटरवल कितना है, आई कितना है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 वर्गांतर है क्या? अपवर्जी, समावेशी, दोनों। अपवर्जी का मतलब होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म और समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर ये हमारा अंतराल लिया जा रहा है तो इसके अंतर्गत हम 10 को भी रखेंगे और 19 को भी रखेंगे, इसमें हम 20 को भी रखेंगे, 29 को भी रखेंगे, मतलब इसका भी समावेश है और इसका भी समावेश है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समावेशी, मतलब ये भी इंक्लूड हो रहा है, ये भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब इंक्लूसिव, तो इसको हम समावेशी पर टिक कर देंगे। समावेशी विधि में लिया जाता है केवल ऊपरी सीमा, निचली सीमा, दोनों को। अभी हमने बताया ना कि दोनों को ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर दोनों को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रश्न जिसमें उत्तर में कोई विकल्प दिया जाता है, वह प्रश्न जिसके उत्तर में कोई विकल्प दिया जाता है, मतलब हम विकल्पों में बंधे हुए हैं। ठीक, इसके बाहर आंसर नहीं दे सकते, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बंद प्रश्न। ठीक, अब जैसे ये जो क्वेश्चंस आपको सारे दिए हुए हैं, इसमें क्या है कि आपको विकल्प दिया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से कोई आंसर नहीं देंगे, इन्हीं में से देंगे, तो ये किस टाइप का हो गया? बंद प्रश्न हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, वर्ग विस्तार के मध्य बिंदु का सूत्र। अब किसी का मिड पॉइंट निकालना होता है एक छोर से दूसरे छोर का, तो दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ इसको क्रॉस कर दीजिए, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक ओर से दूसरे छोर इन दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट आ जाता है। एक वितरण में आवृत्तियों का योग अंतिम वर्ग की संचयी आवृत्ति से अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, सभी असत्य। हमेशा बराबर होता है। ठीक है, जो अंतिम आवृत्तियों का योग होता है, मतलब जो आवृत्तियों को हम टोटल करते हैं, तो ये टोटल किसके बराबर होता है? संचयी आवृत्ति का जो लास्ट वाला होता है उसके बराबर होता है। आवृत्ति बंटन की रचना में अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही, इनमें से किसी ने नहीं, आरोही या अवरोही आपको व्यवस्थित करना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आरोही में लगा लीजिए या अवरोही में लगा लीजिए, सिस्टमैटिक वे में आ जाएगा। अपवर्जी आवृत्ति बंटन में एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। अपवर्जी का मतलब हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ की जो अपर लिमिट होती है नीचे वाले की लोअर लिमिट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। रेंज की गणना उच्चतम मूल्य से निम्नतम मूल्य को कैसे की जाती है? गुणा करके, भाग करके, जोड़ के, घटा कर करते हैं। रेंज का सिंपल सा सूत्र होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? घटा देते हैं। मध्य बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं? मिड पॉइंट से। सिंपल, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई, ये तो हमारा डेल्टा का सिंबल है। ठीक है, सिग्मा बोलेंगे इसको, और ये हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट MP से नोट करते हैं। श्रेणी की सीमा, रेंज का सूत्र अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि घटा करके। ठीक है, किससे? हाईएस्ट लिमिट को लोअर लिमिट से, ये हो जाएगा। ग्राफ में y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं स्वतंत्र चर, आश्रित चर, इनमें से कोई नहीं। हमेशा जो y अक्ष आता है वो हमारा आश्रित चर होता है, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। किस पर डिपेंड होता है? x एक्सिस पर। तो x हमारा स्वतंत्र चर होता है और y हमारा आश्रित चर होता है। x तथा y अक्ष एक दूसरे से मिलते हैं कहाँ पर? उद्गम बिंदु पर। ठीक है, जहाँ से एक्सिस की शुरुआत होती है, जो पॉइंट होता है 0 उसको हम रखते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। किसी समूह का विस्तार 40 और वर्गांतराल 10 हो तो बनने वाले वर्गों की संख्या क्या होगी? सिंपल सा, 40 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4। पाई चित्र का स्वरूप कैसा होता है? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं? वृत्ताकार पाई चार्ट होता है ना। पाई
आपको पता ही है 22/7 होती है। 22 और 7 ये आपका सर्कमफ्रेंसेस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो जहाँ पाई की बात आती है तो वहाँ सर्किल की बात आ जाती है। किसी वर्गांतराल का मध्य बिंदु 20, वास्तविक निम्न सीमा 10 हो तो उस वर्ग की वास्तविक उच्च सीमा क्या होगी? सिंपल सा 30। भाई निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 30 होगी, तभी तो मध्य बिंदु आपका 20 आ जाएगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 20 आ जाएगा। ठीक। एक्स अक्ष को स्पर्श ना करने वाला ग्राफीय चित्र, पाई डायग्राम, तोरण, स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा आवृत्ति बहुभुज। कुल आवृत्तियों के योग को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाता है, एन टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाता है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है, एम आपका मीन हो जाता है। तो टोटल कुल आवृत्तियों का जो योग होता है इसको हम क्या कहते हैं? एन, टोटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब होता है किसी का भी टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ या एन कह सकते हैं। ऑग्यूव किसे कहते हैं? संचयी आवृत्ति वक्र को, कृत्रिम आधार रेखा, आवृत्ति आयत चित्र, आवृत्ति वक्र को। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा संचयी आवृत्ति वक्र। किस चित्र से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है? आवृत्ति आयत चित्र से, आवृत्ति वक्र से, संचयी आवृत्ति से, कृत्रिम आधार रेखा से। तो यहाँ पर आवृत्ति आयत चित्र से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। खड़ी व पड़ी रेखा को क्रमशः क्या कहते हैं? अक्ष तथा भुजाक्ष, कोटि अक्ष तथा भुजाक्ष, भुजाक्ष तथा कोटि अक्ष, कोटि अक्ष तथा अक्ष। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कोटि अक्ष और भुजाक्ष। एक एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। केंद्रीय आवृत्ति का माप सर्वाधिक विश्वसनीय किसमें होता है? माध्य में, माध्यिका में, बहुलक या इन सभी में? माध्य में। 10 समूह के सदस्यों की माध्यिका 10 व मध्यमान 9 है तो बहुलक क्या होगा? बहुलक के लिए सिंपल सा सूत्र होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। मीडियन हमारा कितना दिया हुआ है? 10, तो 30 हो जाएगा। मीन हमारा 9 है तो ये 18 हो जाएगा। तो 30 में से हम 18 लेस करेंगे 12 आ जाएगा। छात्रों के कुल प्राप्तांकों को छात्रों की कुल संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? मध्यमान, जिसको हम मीन बोलते हैं। ठीक है। मध्यमान का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर आपको स्टेप डेविएशन मेथड के फार्मूला दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा फार्मूला होता है। ये देखिए, ये एज्यूम मीन है सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, जिसको हम एन भी बोलते हैं। इसको आई से मल्टीप्लाई करके हमको मीन प्राप्त होता है। तो इसका सही सूत्र ये हो गया। वर्गांतर के मध्य बिंदु का सूत्र उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2, उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2, निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2 या डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जब मध्य बिंदु निकालते हैं, आपको पहला भी इस टाइप से क्वेश्चन एक आ चुका है, दोनों को हम टोटल करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे की वीडियो को जानने के लिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छूटने ना पाएँ। ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाले हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम किस तरीके से सही आंसर पे पहुँचते हैं। तो जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।